हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। हम लोग आपका HPSC लेक्चरर 2021 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को आपका सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपका पिछले लेक्चर में आपका नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आपका किए थे। आज हम लोग आपका देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से जो भी आपका क्वेश्चन आए हुए थे उसको आपका सॉल्व करेंगे और ये आपका जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या था और आप जो है किस तरह से आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन से जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था वो आपका क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 0.5। आपसे क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो जो है वो आपका इक्वल टू है 0.5। इफ द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज इंक्रीज्ड, अगर रोटर का रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज्ड दिस रेशियो, तो इस रेशियो आपका जो है दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। सेकंड में आपका है विल डिक्रीज, थर्ड आपका है कैनॉट बी डिटरमिन्ड और फोर्थ आपका है विल इंक्रीज। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू में आपका यानी स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क के रेशियो में क्या कोई चेंजेज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपका देखेंगे कि अगर आप रोटर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करते हैं तो उसमें आपका चेंजेज कहां आपका होगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रोटर रेजिस्टेंस के। हमने आपका क्या कहा कि स्टार्टिंग टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रोटर रेजिस्टेंस के। यानी अगर आप रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा। और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ आपका इंडक्शन मोटर जो है वह इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस से। ये आपका इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस से। यानी अगर आपका रोटर रेजिस्टेंस चेंज भी होता है तो मैक्सिमम टॉर्क में कोई आपका इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपका रोटर का रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा, जबकि मैक्सिमम टॉर्क में कोई आपका चेंजेज नहीं आएगा। तो जब आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा तो उस केस में होल आपका जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इफ द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज इंक्रीज्ड दिस रेशियो। तो यहां पर क्या देख रहा है कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा, जबकि मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंजेज आपका नहीं होगा। तो ये आपका इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल आपका रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इसका आपका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, जिसमें हम लोग आपका क्या कहेंगे कि अगर आप रोटर का रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका यहां पर रेशियो इंक्रीज करेगा, रेशियो इंक्रीज आपका होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट रेटेड फ्रीक्वेंसी बट एट अ वोल्टेज लेस देन इट्स रेटेड वैल्यू, नो लोड करेंट एंड आयरन लॉस एज कंपेयर टू देयर रेटेड वैल्यूज विल। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट रेटेड फ्रीक्वेंसी बट एट अ वोल्टेज लेस देन इट्स रेटेड
वैल्यू, मान लीजिए रेटेड आपका वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है f और वोल्टेज है f आपका भी, कह रहा है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं लेकिन वोल्टेज आपका लेस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लेस अप्लाई करते हैं, तो आपसे कह रहा है नो लोड करेंट एंड आयरन लॉस एज कंपेयर टू देयर रेटेड वैल्यूज विल, नो लोड करेंट यानी आपका आई नॉट एंड आयरन लॉसेज ये आपका एज कंपेयर टू देयर रेटेड वैल्यूज विल क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जो आपका मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग में कि वो आपका रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है, और जब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा तो उस ट्रांसफार्मर का अपना क्या होगा, नो लोड करंट और आयरन लॉसेज होगा। मैंने आपका कहा कि ये आपका क्या है, आई नॉट और डब्ल्यू आई। अब आपसे कह रहा है कि उसी ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका ऑपरेट करा रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज आपका नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, सेम है, बट जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है यानी जो सप्लाई दे रहे हैं उस वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं यानी डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि उस ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और नो लोड करंट में आपका क्या चेंजेज होगा फ्रॉम द रेटेड वैल्यू, तो हम लोग आपका ट्रांसफार्मर का एट नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करें तो आपका एट नो लोड हम लोग आपका क्या देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, और आई नॉट आपका जो है नो लोड करंट आपका इक्वल टू होगा किसके, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू यानी आयरन लॉस कंपोनेंट करंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट। यहां पर अगर हम लोग आपका वैल्यू लिखें तो आई डब्ल्यू आपका क्या होगा, ये आपका हम लोग ओपन सर्किट या नो लोड आपका जो है ये आपका वोल्टेज आपका अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप देखें तो ये आपका क्या होगा, VOC, आई डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो VOC अपॉन आर नॉट, और आई म्यू का वैल्यू आपका होगा VOC अपॉन आपका एक्स नॉट। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज आप रिड्यूस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आयरन लॉस कंपोनेंट करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट दोनों क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जब ये आपका दोनों रिड्यूस होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, आई नॉट भी रिड्यूस होगा, आई नॉट भी आपका रिड्यूस होगा। डेट इज आपका यहां पर सिंपली कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज आपका रिड्यूस करते हैं तो आयरन लॉस कंपोनेंट आपका जो है करंट रिड्यूस होगा और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट रिड्यूस होगा। डेट मींस आप ये सिंपली कह सकते हैं कि नो लोड करंट आपका रिड्यूस होगा। तो एक आपका हम लोग देख लिए, हमें आपसे क्या कह रहा था कि आपको बताना है कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करते हैं तो आयरन लॉस में क्या आपका इफेक्ट होगा, तो ये आपका रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है आपसे कह रहा है कि अब आपको बताना है कि आयरन लॉसेज में क्या चेंजेज होंगे। तो अगर आप आयरन लॉसेज को अगर आप देखें तो हम लोग जानते हैं कि आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इक्वल टू होता है हिस्टैरिसीस लॉस प्लस आपका एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस आपका एडी करंट लॉस। और हिस्टैरिसीस लॉस आपका जो है अगर आपका लिखें तो ये आपका क्या होता है, स्टेनमेट्ज कांस्टेंट बी मैक्सिमम पे पावर आपका 1.6 एफ भी, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, बी मैक्सिमम पे पावर 1.6 एफ। अगर एडी करंट लॉसेस की हम लोग आपका बात करें तो एडी करंट लॉस आपका होता है एडी करंट कॉफिशिएंट
आपका बी मैक्सिमम का स्क्वायर, बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर भी टी स्क्वायर, ये आपका टी स्क्वायर, यानी एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड में आपका जो है क्या कह रहा है कि हम लोग को क्या देखना है कि आपका फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका चेंज किसको कर रहे हैं, वोल्टेज को, यानी फ्रीक्वेंसी आपका जो है फिक्स है। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, बी मैक्सिमम पे पावर 1.6। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसी तरह से एडी करंट लॉस अगर आपका लिखें तो ये आपका लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, बी मैक्सिमम के स्क्वायर के। ठीक है, अब आपका जो है हम लोग ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन द ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वल टू होता है 4.44 एफ फाई मैक्सिमम और एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स होगा। अगर प्राइमरी की तरफ आपका ईएमएफ लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 होगा और सेकेंडरी की तरफ आपका लेंगे तो N2 होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, फ्रीक्वेंसी इनटू आपका फ्लक्स के, फ्रीक्वेंसी इनटू फ्लक्स के। और फ्लक्स हम लोग आपका जानते हैं फाई क्या होता है, बी इंटू ए। ए आपका क्या है, एरिया, तो एरिया आपका ट्रांसफार्मर का तो चेंज आपका नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आप यहां पर कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, बी मैक्सिमम के, ये आपका बी मैक्सिमम के। फाई मैक्सिमम आपका क्या होगा, बी मैक्सिमम इंटू ए। अब आप यहां पर देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को आपका रिड्यूस कर रहे हैं, और जब आप सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस आपका करेंगे तो बी मैक्सिमम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब बी मैक्सिमम आपका रिड्यूस होगा तो अभी आपका हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग आपका यहां पर देखें कि हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्सिमम पे पावर 1.6 और एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो अगर आपका ये आपका वोल्टेज अगर आप रिड्यूस करते हैं तो बी मैक्सिमम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब बी मैक्सिमम रिड्यूस होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, अगर बी मैक्सिमम रिड्यूस होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस होगा, और आपका बी मैक्सिमम रिड्यूस होगा तो एडी करंट लॉस आपका रिड्यूस होगा। और जब आपका ये रिड्यूस होगा दैट मीन्स हम लोग आपका क्या कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस आपका, आयरन लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस आपका प्लस एडी करंट लॉस। और जब आप सप्लाई वोल्टेज आपका रिड्यूस करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस हो रहा है, एडी करंट लॉस रिड्यूस हो रहा है, तो आयरन लॉस भी आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। दैट मीन्स आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करते हैं तो उस केस में नो लोड करंट आपका रिड्यूस होगा, साथ ही साथ आयरन लॉसेस भी रिड्यूस होगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां पर आपका हम लोग क्या कह रहा है कि नो लोड करंट एंड आयरन लॉस एज कंपेयर टू देयर रेटेड वैल्यूज विल बोथ डिक्रीज, विल बोथ डिक्रीज। जो हम लोग अभी आपका देख चुके हैं कि आपका आयरन लॉसेज आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ नो लोड का करंट आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द नो लोड स्पीड ऑफ अ 250 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज 25 रेडियन पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द नो लोड स्पीड ऑफ अ 250 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये आपका क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर आपका दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज है 250 और स्पीड आपका दिया है 25 रेडियन पर सेकेंड।
25 रेडियन पर सेकेंड। द नो लोड स्पीड ऑफ 250 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज 25 रेडियन पर सेकेंड। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड ब्रश ड्रॉप आर नेग्लेक्टेड। आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड ब्रश ड्रॉप neglected, brush drop neglected। आपसे कह रहा है द फील्ड करंट इज कैप्ट एट रेटेड वैल्यू। फील्ड करंट आपका क्या है, रेटेड वैल्यू है, यानी IF आपका जो है कांस्टेंट है, IF कांस्टेंट है। कह रहा है द टॉर्क ऑफ द मोटर इन न्यूटन मीटर फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 10 एम्पियर इज। आपसे कह रहा है कि टॉर्क का वैल्यू आपको क्या होगा ये बताना है। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा जब आर्मेचर का करंट IA 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। यानी आपका जो है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है जिसमें जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं वो आपका क्या है 250 वोल्ट, और जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर है वो आपका दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि आपका इस मशीन में आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप और ब्रश ड्रॉप दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब आपका अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको बताना है कि इस मशीन के द्वारा जो टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा जब आर्मेचर का करंट आपका हो 10 एम्पियर। तो हम लोग आपका मोटर आपका दिया है, अगर मोटर का EMF अगर आपका लिखें तो EMF इंड्यूस्ड बाई मोटर क्या होगा, तो EB आपका बैक EMF क्या होगा, V माइनस IARA माइनस BCD। BCD आपका क्या है, ब्रश कंटैक्ट ड्रॉप, और IARA आपका क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप और ब्रश ड्रॉप आपका नेग्लेक्टेड है, और जब ऐसा होगा दैट मींस बैक EMF जो है वो इक्वल टू होगा किसके, सप्लाई वोल्टेज के। बैक EMF आपका होगा सप्लाई वोल्टेज के, और जब आपका बैक EMF सप्लाई वोल्टेज के होगा तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है EB IA अपॉन एंगुलर स्पीड। टॉर्क आपका क्या होता है, EB IA अपॉन एंगुलर स्पीड। अब आप यहां पर देख लीजिए कि जब आपका EB V के बराबर है और V का वैल्यू कितना है 250, तो ये आपका हम लोग लिखें 250, आर्मेचर का करंट कितना है 10 और एंगुलर स्पीड कितना है 25 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका 25 रेडियन पर सेकेंड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर मिल जाएगा, और इसका वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे या आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका वैल्यू आपका होगा 100 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या होगा 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, करेक्ट ऑप्शन आपका बी, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि अगर आपको आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप HPSC लेक्चरर का आपका प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस पर आप वर्क करिए। और इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आपका इसके लिए स्पेशलाइज्ड बैच आपका लॉन्च कर चुकी है, आप इसको ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को आपका जो है बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन इंडक्शन मोटर द रोटर फील्ड रन्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड एट सिंक्रोनस स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टेटर फील्ड। आपका जो है उसके बाद कह रहा है द स्लिप स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टेटर फील्ड। नेक्स्ट है सिंक्रोनस स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द स्टेटर फील्ड। तो देखिए इंडक्शन मोटर में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इन एन इंडक्शन मोटर द रोटर फील्ड रन्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। तो इंडक्शन मोटर में आपका हम लोग आपका देखें तो इंडक्शन मोटर में स्टेटर पर आपका क्या होता है, स्टेटर का फील्ड वाइंडिंग होता है, स्टेटर का वाइंडिंग होता है। और रोटर पर आपका रोटर क्या होता है, आपका दो तरह के होते हैं इंडक्शन मोटर में, या तो आपका स्क्वायरल केज होगा या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आपका जो है स्लिप रिंग रोटर होगा, स्लिप रिंग रोटर होगा। तो ये आपका इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है। जब आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका देंगे किसमें, स्टेटर के वाइंडिंग में, तो यहां आपका जो है 3 फेज सप्लाई जब आप देंगे तो स्टेटर के वाइंडिंग में आपका क्या होगा, फील्ड का फ्लक्स आपका डेवलप होता है। और ये जो फील्ड का फ्लक्स डेवलप होता है ये आपका रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से। हमने क्या कहा कि स्टेटर फील्ड वाइंडिंग में जब आप 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें आपका क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा, और ये जिस स्पीड से रोटेट करता है इसको आपका कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब ये फील्ड का फ्लक्स आपका क्या होगा, ये जो आपका रोटर है इसके कंडक्टर को कट करेगा, और जब इसके कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और आपका रोटर का जो कंडक्टर होता है इंडक्शन मोटर में वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, और जब आपका शॉर्ट सर्किटेड होगा तो इसमें आपका ईएमएफ से करंट, और करंट आपका जब डेवलप होगा तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क डेवलप होगा और रोटर रोटेट करने लगेगा। तो ये आपका रोटर रोटेट करने लगा। अब इसमें जो करंट आपका फ्लो हुआ आपका रोटर के कंडक्टर में, उसमें आपका क्या होगा, उसके कारण फ्लक्स डेवलप होता है। और जो आपका फ्लक्स डेवलप होता है, अब यहां पर आपको देखना है कि जो फ्लक्स रोटर के कंडक्टर में डेवलप हुआ वो किसके कारण डेवलप हो रहा है, तो ये आपका जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर के फील्ड आपका जो है स्टेटर के कंडक्टर में आपका डेवलप हो रहा है। और स्टेटर के कंडक्टर में जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो रोटेट किस स्पीड से कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से। तो रोटर के कंडक्टर में भी जो फील्ड का फ्लक्स डेवलप होता है वो भी आपका रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से। और जब आपका दोनों सिंक्रोनस स्पीड से और दोनों का डायरेक्शन आपका क्या होता है, सेम, तो यहां पर हमने कहा कि अगर आपका स्टेटर का फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और रोटर का फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, तो आपसे क्या कह रहा है कि द रोटर फील्ड रन्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, रोटर का फील्ड स्टेटर के फील्ड से आपका जो है रोटेट करता है। तो अगर दोनों के बीच आपका रिलेटिव स्पीड आपका हो देखें तो क्या होगा, जीरो। रिलेटिव स्पीड आपका क्या होगा, जीरो, रिलेटिव स्पीड जीरो। यानी आप ये कह सकते हैं रोटर का फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड आपका रोटेट करता है विथ जीरो स्पीड, विथ आपका जीरो स्पीड। तो ये आपका 13 आपका जो है इसका करेक्ट आपका आंसर आपका क्या होगा, जीरो स्पीड। ये आपका क्या होगा, जीरो स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, कह रहा है a synchronous motor is operating on no load at unity power factor if the field current is reduced then, आपसे क्या कह रहा है कि एक सिंक्रोनस आपका मोटर है जो ऑपरेट कर रहा है एट नो आपका ऑन नो लोड यूनिटी पावर फैक्टर। इफ द फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड देन बोथ पावर फैक्टर एंड करंट विल डिक्रीज। तो हम लोग आपका पहले इसको आपका देख लेते हैं कि हम लोग सिंक्रोनस मोटर में आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हम लोग पढ़ते हैं भी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, क्योंकि यहां पर आपका देखिए क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर और करंट के बारे में आपका पूछ रहा है। तो भी कर्व हम लोग आपका ड्रॉ करते हैं किसके, आपका जो है आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड का करंट, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड का करंट, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड का करंट। तो ये आपका भी कर्व है और
इन्वर्टेड वी कर्व अगर आपका देखें तो इन्वर्टेड वी कर्व आपका हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका इन्वर्टेड वी कर्व जिसमें ये आपका होगा, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इन्वर्टेड वी कर्व को पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करेंट। अब आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि असिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये आपका जो लाइन हमने आपका मार्क किया है ये आपका क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर का आपका यहां पर आपका क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। अब आप यहां पर देखना सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि जब आपका सिंक्रोनस मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है तो उस केस में होगा क्या, तो करंट आर्मेचर का क्या होता है, मिनिमम, जबकि पावर फैक्टर क्या होता है, ये आपका जो ये कर्व हम लोग ड्रॉ किए हैं ये किसके बीच आपका है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। ये आपका होता है इन्वर्टेड वी कर्व, और इन्वर्टेड वी कर्व आपका ड्रॉ करते हैं किसके बीच, फील्ड करंट वर्सेस आपका पावर फैक्टर। तो जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो उस समय आपका क्या है, ये हम लोग आपका देख सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि इफ द फील्ड करंट इज रिड्यूस, फील्ड करंट अगर आप रिड्यूस करते हैं तो पावर फैक्टर और करंट में आपका क्या चेंजेस होंगे। तो आप देखिए कि यहां आपका जो है फील्ड करंट जो भी आपका होगा, अगर आप फील्ड करंट को रिड्यूस करते हैं यानी कि इधर आपका जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो अगर आप फील्ड करंट आपका रिड्यूस कर रहे हैं तो आर्मेचर का करंट क्या हो रहा है, फील्ड का करंट अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आर्मेचर का करंट इधर आप यहां से रिड्यूस करके देखिए तो ये आपका आर्मेचर का करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी आप यहां पर कहेंगे कि अगर आप फील्ड का करंट आपका रिड्यूस करेंगे तो आर्मेचर का करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पावर फैक्टर पर देखिए, तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये आपका जो है याद रखना होगा कि ये आपका जो है लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और इधर आपका होगा लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। तो आपका हमने कहा कि जब आपका क्या है, पावर फैक्टर यूनिटी था, आर्मेचर का करंट मिनिमम था। अब जैसे ही आप फील्ड का करंट घटा रहे हैं, आर्मेचर का करंट बढ़ रहा है, पावर फैक्टर में आप देखिए तो पावर फैक्टर आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये आपका घट रहा है किस टाइम में, लैगिंग, यानी पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग, ये आपका लैगिंग। तो आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि इफ द फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड देन बोथ पावर फैक्टर एंड करंट विल डिक्रीज, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हैं कि पावर फैक्टर विल डिक्रीज वेयर एज करंट विल इंक्रीज। तो यहां आपका क्या देख रहे हैं कि हम लोग आपका क्या देख रहे हैं कि अगर आप फील्ड का करंट आपका रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट आपका इंक्रीज कर रहा है और पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां यूनिटी था, अब ये आपका पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका जो है पावर फैक्टर लैगिंग होगा और साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा कि अगर आप फील्ड का करंट रिड्यूस करते हैं तो उस केस में आर्मेचर का करंट इंक्रीज होगा लेकिन पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स पावर फैक्टर विल डिक्रीज वेयर एज करंट विल इंक्रीज, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, कह रहा है द पावर इनपुट टू एन इंडक्शन मोटर इज 100 किलोवाट। आपका एक इंडक्शन मोटर है जिसका इनपुट पावर आपका दिया हुआ है, यह है 100 किलोवाट। When it runs at 2% स्लिप, स्लिप का वैल्यू आपका है 2%। The stator losses are assumed negligible, स्टेटर लॉसेज जो है वो आपका है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। रोटर कॉपर लॉस इज, आपको बताना है कि रोटर कॉपर लॉस आपका क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस क्या होगा। तो आपका जो है इंडक्शन मोटर का पावर स्टेज आप याद करिए, इंडक्शन मोटर का पावर स्टेज आपका क्या होता है कि अगर आप इंडक्शन मोटर में
इलेक्ट्रिकल इनपुट आप देंगे तो आपका क्या होगा, स्टेटर का लॉसेज होता है। और स्टेटर का क्या होगा, स्टेटर का कॉपर और आयरन लॉसेज होगा। और उसके बाद आपका ये जो पावर होगा वो कहाँ आपका ट्रांसफर होगा, तो रोटर का इनपुट पावर। क्या कह रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट इंडक्शन मोटर में देंगे तो सबसे पहले स्टेटर का कॉपर और आयरन लॉसेज होगा, उसके बाद आपका जो है पावर आपका रोटर के इनपुट पर आपका ट्रांसफर होगा। तो यहां आपसे कह रहा है कि स्टेटर लॉस क्या है, नेग्लिजिबल। और जब आपका स्टेटर लॉस नेग्लिजिबल होगा तो जो इंडक्शन मोटर में इनपुट पावर देंगे वही आपका क्या होगा, रोटर का आपका इनपुट पावर होगा, रोटर का इनपुट पावर होगा। यानी यहां पर आपका स्टेटर लॉसेज नेग्लिजिबल है तो ये आपका कह सकते हैं कि इनपुट पावर जो है वो आपका इक्वल टू होगा किसके, रोटर के इनपुट पावर के। P2 आपका क्या बताता है, रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कॉपर लॉस आपका क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस क्या होगा। तो रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, SP2, जहां S आपका क्या है, स्लिप, और P2 आपका इनपुट पावर ऑफ द रोटर। तो स्लिप आप यहां पर देखिए, स्लिप आपका क्या दिया है 2%, इसको पर यूनिट में चेंज करेंगे तो ये क्या आपका क्या होगा 0.02, यानी इसको आपका जो है यहां पर रखें तो ये आपका 0.02, और P2 आपका कितना है, तो P2 आपका P इन के बराबर है और ये आपका इक्वल टू है 100 किलोवाट, 100 किलोवाट, यानी ये आपका क्या होगा 2 किलोवाट। डेट मीन्स हम लोग आपका क्या देखें कि अगर आपका इनपुट पावर ऑफ द इंडक्शन मोटर 100 किलोवाट हो और स्लिप 2% हो और स्टेटर का लॉसेज आप नेग्लेक्ट करते हैं तो उस केस में रोटर कॉपर लॉस ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होगा 2 किलोवाट। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए, ये आपका क्या होगा ए। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है कि असिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस। एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर है जो आपका कनेक्टेड है इनफाइनाइट बस से, हैविंग EF यानी कि फील्ड का जो EMF है ये आपका है सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें फील्ड का EMF आपसे कह रहा है 1.3 है। एक्सेस यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपका जो है वो आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 1.1 पर यूनिट। एंड डिलीवरिंग पावर, जो पावर आपका डिलीवर हो रहा है इस आपका मोटर के द्वारा वो आपका कितना है, तो 0.6 डिलीवरिंग पावर आपका, यानी कि P जो है वो आपका है 0.6 डिलीवरिंग पावर, यानी कि P आउट यहां पर आप लिख देते हैं, यानी आउटपुट पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस मोटर टू इनफाइनाइट बस आपका 0.6 पर यूनिट आपको दिया है। आपसे कह रहा है द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड अंडर दिस कंडीशन इज, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड अंडर दिस कंडीशन यानी Q आउट आपका क्या होगा बताना है जब आपसे कह रहा है नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर, यानी आपका जो आर में आपका इसका आपका सिंक्रोनस जनरेटर का जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है इग्नोर करते हैं, यानी कि RA नेग्लेक्टेड, RA आपका क्या है नेग्लेक्टेड, RA नेग्लेक्टेड। यानी यहां पर आपका क्या कह रहा है कि एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर है जिसका EMF इंड्यूस 1.3 है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस 1.1 है और पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर टू द इनफाइनाइट बस 0.6 पर यूनिट है। आपसे कह रहा है कि ये जनरेटर जो है रिएक्टिव पावर कितना आपका डिलीवर करेगा इनफाइनाइट बस को, ये आपको बताना है जब आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो। तो ये आपका वैल्यू पर यूनिट में आपका दिया है। तो यहां पर देखिए EMF इंड्यूस आपका 1.3 है, तो जो वोल्टेज आपका डिलीवर होगा आपका लोड पे
वो आपका क्या होगा, रेटेड वैल्यू ऑफ आपका वोल्टेज होगा, यानी इनफाइनाइट बस पर। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि एज्यूम इनफाइनाइट बस वोल्टेज भी आपका है 1 पर यूनिट। क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस आपका कर रहा है 1.3, तो ये आपका टर्मिनल पर यानी कि आपका इनफाइनाइट बस को जो वोल्टेज आपका डिलीवर होगा वो आपका क्या होगा, 1 पर यूनिट। ये आपका 1 पर यूनिट। अब आपसे जो है कह रहा है कि ये जो आपका एक्टिव पावर सप्लाई हो रहा है सिंक्रोनस जनरेटर के द्वारा टू इनफाइनाइट बस, इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.6 पर यूनिट। और हम लोग आपका जानते हैं कि अगर आपका सिंक्रोनस जनरेटर आपका एक्टिव पावर आपका डिलीवर करता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, व्हेन द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो जब आप आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका नेग्लेक्ट करते हैं तो उस केस में एक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर, ये आपका क्या होगा, EF इंटू V अपॉन XS साइन डेल्टा। ये आपका क्या होगा, में आपका सिंक्रोनस जनरेटर का जब आप आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे तो उस केस में जो पावर डिलीवर्ड बाय सिंक्रोनस जनरेटर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो EF V अपॉन XS साइन डेल्टा। और आउटपुट आपका पावर कितना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 0.6, EF का वैल्यू है 1.3, V आपका क्या है 1, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS का वैल्यू है आपका 1.1 इनटू आपका साइन डेल्टा। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0.6 इंटू 1.1 अपॉन आपका 1.3। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका डेल्टा का वैल्यू यहां पर आएगा, डेल्टा इक्वल टू होगा 30.51 डिग्री। यानी आपका जो है एक्टिव पावर से हम लोग आपका क्या निकाले, डेल्टा, और डेल्टा आपका क्या होता है, लोड एंगल या टॉर्क एंगल या पावर एंगल, जो आपका हम लोग लेते हैं कहाँ, ये आपका फील्ड का आप वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा आप निकाल लिए। हमें क्या पूछ रहा है कि इस सिंक्रोनस जनरेटर के द्वारा रिएक्टिव पावर कितना डिलीवर हो रहा है। तो जब आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका नेग्लेक्ट करते हैं तो उस केस में रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर, ये आपका क्या होता है, तो EF V अपॉन XS cos डेल्टा माइनस V स्क्वायर अपॉन XS। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो EF का वैल्यू है 1.3, V का वैल्यू 1, XS आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसका वैल्यू है 1.1, और cos अभी हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकाले हैं, डेल्टा कितना है 30.51 माइनस V स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन XS 1.1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर टू द इनफाइनाइट बस आपका मिल जाएगा, और ये आपका जो है इक्वल टू होगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा 0.11 पर यूनिट के, 0.11 पर यूनिट के। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर टू द इनफाइनाइट बस क्या होगा, तो 0.11, यानी यहां पर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ये आपका क्या होगा, बी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि which of the following losses occurring in a DC machine varies significantly with the load।
अगर आपका लोड वैरी होगा तो कौन सा लॉसेज वैरी होता है? तो फर्स्ट आपका है आर्मेचर कॉपर लॉस। जब आपका लोड वैरी होगा तो आर्मेचर का कॉपर लॉस क्या होता है? वैरी करता है, यानी आर्मेचर कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? लोड के। आर्मेचर कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? लोड के। अगर आपका लोड वैरी होगा तो आर्मेचर का कॉपर लॉस वैरी होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। ये आपका क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका है द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी मशीन गेट्स ओवरहीटेड ड्यू टू फर्स्ट कॉपर लॉस occurring in the armature winding, second एडी करंट लॉसेस, और थर्ड हिस्टेरेसिस लॉस, और फोर्थ आपका कह रहा है ऑल। तो आप यहां पर देखिए आपसे क्या कह रहा है? द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी मशीन गेट्स ओवरहीटेड। आप जानते हैं कि अगर आपका मशीन में लॉसेज होगा तो आपका लॉस जो है वो कन्वर्ट किस में होता है? हीट में। और कोई भी आपका अगर लॉसेज मशीन में होता है तो सारे आपका लॉसेज जो है वो कन्वर्ट होंगे हीट में। डेट मीन्स यहां पर आपका क्या होगा? कॉपर लॉस के कारण भी आपका मशीन आपका ओवरहीटेड होगा, एडी करंट के कारण भी होगा, हिस्टेरेसिस लॉस के कारण भी होगा, यानी कि आपका क्या कहेंगे? all of these losses are responsible to overheat the armature core of the DC machine। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज 0.8 ओम। आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 ओम। एट नो लोड द मोटर ड्रॉज 1.5 एम्पियर फ्रॉम अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट। क्या कह रहा है कि जब आपका मशीन यानी कि ये आपका परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जब नो लोड पर है तो आर्मेचर का करंट जो नो लोड पर ड्रॉ हो रहा है वो आपका है 1.5 एम्पियर और सप्लाई वोल्टेज आपका है 25 वोल्ट, और उस समय जो आपका स्पीड ऑफ रोटेशन है मोटर का वो आपका है 1500 आरपीएम। ये आपका क्या है? 1500 आरपीएम। तो ये आपका नो लोड पर कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ द मोटर while it is operating on load at 1500 आरपीएम। आपसे कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ द मोटर आपका क्या होगा जब आपका मशीन लोडेड होगा। इफिशियंसी आपसे क्या कह रहा है? द इफिशियंसी ऑफ द मोटर व्हाइल इट इज ऑपरेटिंग ऑन लोड एट 1500 आरपीएम। जब आपका मशीन लोडेड भी है तभी भी आपका स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम। drawing a current of 3.5 एम्पियर फ्रॉम द सेम सोर्स विल बी। यानी जब आपका मशीन लोडेड हो रहा है तो उस केस में आपको बताना है कि इफिशियंसी क्या होगा। साथ ही साथ आपका दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन है जब मशीन आपका लोडेड है वो आपका 1500, और आर्मेचर का करंट जो आपका मशीन लोडेड है ये आपका क्या है? 3.5 एम्पियर फ्रॉम द सेम सोर्स। यानी आर्मेचर का करंट आपका एट लोड जो है ये आपका है 3.5 एम्पियर, और सोर्स आपका क्या है? जो पहले आपका था, तो सोर्स आपका पहले कितना है? 25 वोल्ट। 25 वोल्ट। ठीक है। अब आपका जो है यहां पर आपको बताना है, फर्स्ट आपका सिंपली क्या कह रहा है कि एक आपका परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। जब मशीन आपका नो लोड पर है तो उस समय आपका आर्मेचर का करंट 1.5 है, सप्लाई 25 है और स्पीड ऑफ रोटेशन 1500 है। इस मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं? लोड आपका अप्लाई कर रहे हैं, और जब मशीन में आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय जो आर्मेचर का करंट ड्रॉ हो रहा है वो आपका है 3.5 एम्पियर, सप्लाई वोल्टेज 25 और स्पीड ऑफ रोटेशन 1500। आपको बताना है कि जब मशीन आपका लोडेड हो रहा है उस केस में
इफिशियंसी क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हम लोग क्या देखते हैं कि मशीन आपका जो है ये आपका क्या है, डीसी मोटर है, यानी डीसी मोटर का अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग आपका देखें तो अगर इक्वेशन हम लोग लिखें तो EB इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA RA। तो एट नो लोड हम लोग देखते हैं, एट नो लोड जब मशीन आपका नो लोड पर है उस समय जो आपका करंट ड्रॉ हो रहा है उसका वैल्यू आपका क्या है, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि EB एट नो लोड आपका क्या होगा, EB एट आपका नो लोड क्या होगा। तो यहाँ आपका हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो EB आपका निकालने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपका क्या निकाल लेते हैं कि इनपुट पावर आपका जो है इस मशीन का क्या होगा। ये आपका जो है EB निकालने का कोई मतलब नहीं है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। हमने आपका कहा कि जब मशीन आपका नो लोड पर होगा तो इनपुट पावर ऑफ द मोटर आपका क्या होगा, तो P इन आपका होगा V इंटू आपका IA एट नो लोड। ये आपका हम लोग कब निकाल रहे हैं, एट नो लोड पर, एट नो लोड पर, एट नो लोड। जब मशीन आपका नो लोड पर है उस समय जो आपका पावर ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम द सोर्स बाय दिस आपका मोटर, वो आपका क्या होगा, V इंटू IA आपका एट नो लोड। तो V कितना है 25 और आर्मेचर का करंट एट नो लोड पर आपका कितना है 1.5। 1.5 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा 37.5 वाट के, 37.5 वाट के। अब हमें आप यहां पर बताइए, जब आपका मशीन नो लोड पर है तो जो भी पावर ड्रॉ होगा सप्लाई के द्वारा वो सारे के सारे आपका पावर क्या होंगे, लॉस होंगे, क्योंकि मशीन आपका लोडेड होता तब तो आपका पावर सप्लाई होता किसको, लोड को। यहां तो आपका मशीन लोडेड नहीं है, तो जो भी पावर आपका ड्रॉ होगा मशीन के द्वारा वो सारे के सारे आपका क्या होंगे, लॉस होंगे। तो ये जो आपका इनपुट पावर है ये आपका क्या होगा, लॉसेज ऑफ द आपका पावर, ये आपका क्या होगा, टोटल लॉसेज ऑफ द पावर एट नो लोड। ये आपका क्या होगा, P इनपुट आपका क्या होगा, टोटल लॉसेज ऑफ द पावर एट नो लोड। ये आपका है पावर लॉसेज एट नो लोड, नो लोड। हम लोग आपका क्या करते हैं, कॉपर लॉस आपका क्या होगा उसको निकाल लेते हैं एट नो लोड। तो कॉपर लॉस एट नो लोड अगर आपका निकालें तो ये आपका क्या होगा, आर्मेचर का करंट एट नो लोड का स्क्वायर इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर का करंट एट नो लोड कितना है 1.5 का स्क्वायर, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस इसमें कितना दिया है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.8। ये आपका क्या है 0.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉपर लॉस एट नो लोड मिल जाएगा, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 1.8 वाट। हमने आपका कहा कि जब मशीन आपका नो लोड पर है तो जो भी पावर आपका ड्रॉ होगा वो सब का सब आपका लॉस होगा, जिसमें हम लोग आपका जो है कॉपर लॉस आपका निकाल लिए। अब आपको याद करना है कि डीसी मोटर का पावर स्टेजेस क्या होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका देते हैं डीसी मोटर में तो सबसे पहले आपका क्या होता है, कॉपर लॉसेज, और कॉपर लॉसेज के बाद आपका क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, और उसके बाद आपका क्या होता है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज, और तब आपको आउटपुट पावर आपको मिलता है। तो यहां हमने कहा कि जब मशीन आपका नो लोड पर होगा तो टोटल का टोटल पावर आपका क्या होगा, लॉस होगा, और डीसी मशीन में आपका लॉसेज क्या होते हैं, दो आपका, एक आपका क्या होता है कॉपर लॉस और दूसरा आपका आयरन फ्रिक्शन और एक्साइटेशन लॉस।
तो कॉपर लॉस आपका क्या होता है, वेरिएबल लॉस होता है, जो आपका डिपेंड करता है किस पर, लोड पर, जबकि आयरन फ्रिक्शन और एक्साइटेशन लॉसेज ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट लॉसेज होता है। तो हम लोग आपका आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज अगर आपका निकालें, फ्रिक्शन लॉस, तो हम लोग आपका लिख सकते हैं, और ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट लॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं इनपुट पावर एट नो लोड माइनस कॉपर लॉस एट नो लोड। अगर आपका, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, वैरी करता है लोड के अकॉर्डिंग, जबकि आयरन आपका एंड फ्रिक्शन लॉसेज वैरी नहीं करता है। तो इनपुट पावर हम लोग आपका कितना निकाले हैं, तो इनपुट पावर आपका जो है इस मोटर का जब नो लोड पर है, नो लोड पर ये आपका है 37.5, ये आपका 37.5 माइनस कॉपर लॉस एट नो लोड आपका क्या है 1.8। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका आएगा 35.7 वाट। यानी हम लोग क्या पता किए कि जब आपका मशीन नो लोड पर होगा तो उस समय आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज ऑफ दिस आपका मोटर क्या होगा 35.7, और ये जो आपका लॉसेज है ये क्या होता है, कांस्टेंट लॉसेज, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट लॉसेज, कांस्टेंट लॉसेज। अब हम लोग को आपका निकालना है एफिशिएंसी, तो हम लोग को कांस्टेंट लॉस आपका पता हो चुका है, अब आपको एफिशिएंसी पर वर्क करेंगे जब मशीन आपका लोडेड आपका होगा। तो एट लोड, एट लोड, जब मशीन आपका लोडेड होगा तो उस समय जो इनपुट पावर आपका ड्रॉ होगा इस मशीन के द्वारा वो कितना होगा, तो V इंटू IA एट लोड। तो V आपका जो है 25 है, और आर्मेचर का करंट जब मशीन आपका लोडेड है उस समय आपका कितना है, तो देखिए आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय द मोटर एट लोड आपका 3.5 है, ये आपका 3.5 है, 3.5, ठीक है। तो इससे आपका जो है जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई आपका करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, इनपुट पावर ड्रॉन बाय द मोटर एट लोड, और ये आपका होगा 87.5 वाट। अब हम लोग आपका क्या करते हैं कि कॉपर लॉस कितना आपका जो है होगा एट लोड ये निकाल लेते हैं। तो PCU एट लोड, तो PCU एट लोड आपका निकालेंगे तो IA एट लोड का स्क्वायर इंटू RA, और IA एट लोड आपका कितना है 3.5 का स्क्वायर, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.8, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.8, जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 9.8 वाट। हम लोग आपका कॉपर लॉसेज आपका निकाल लिए किसका, आपका जब मशीन लोडेड है। अब हम लोग आपका पता कर लेते हैं कि टोटल लॉसेज, क्योंकि आपका डीसी मशीन में टोटल लॉसेज क्या होगा, कॉपर का लॉसेज और दूसरा आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज। तो आपका कॉपर लॉसेज हम लोग निकाल लिए हैं, और मशीन आपका लोडेड हो चाहे आपका नो लोड पर हो, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज चेंज नहीं होता है। मतलब टोटल लॉसेज हम लोग अगर आपका लिखें तो टोटल लॉसेज आपका क्या होगा, टोटल लॉसेज अगर आपका लिखें तो ये आपका होगा आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस प्लस, हम लोग ये आपका जो है टोटल लॉसेज कब निकाल रहे हैं, जब मशीन आपका लोडेड है, टोटल लॉस एट लोड, टोटल लॉस एट लोड। तो हम लोग आपका इसमें अगर कॉपर लॉस एट लोड आपका ऐड कर दें, कॉपर लॉस एट लोड, तो ये आपका क्या होगा, टोटल लॉसेज मिल जाएगा। तो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज हम लोग आपका निकाले हैं, ये कितना है 35.7, ये आपका 35.7 प्लस आपका कॉपर लॉस एट लोड कितना है 9.8, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा, ये आपका जो है इक्वल टू होगा, जब आपको ऐड करेंगे इसको तो टोटल लॉसेज अगर हम लोग आपका ऐड करें तो ये आपका होगा 8 7 15 और 9 5 14 1 15 और 3 और 1 4, यानी ये आपका क्या होगा 45.5
वाट, 45.5 वाट। ठीक है, ये आपका हम लोग क्या किया, 8 7 15 और 9 5 14 1 15 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी। तो अब आप इफिशियंसी आपका निकाल सकते हैं। तो पहले आपका आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, तो आउटपुट पावर सिंपली आपका लिख सकते हैं इनपुट पावर एट लोड माइनस आपका टोटल लॉसेज, टोटल लॉसेज। तो जब टोटल लॉसेज आप माइनस करेंगे तो यहां पर आपका इनपुट पावर एट लोड आपका कितना था, तो इनपुट पावर एट लोड आपका हम लोग देखें तो देखिए इनपुट पावर एट लोड क्या है 87.5, ये आपका क्या है 87.5 माइनस टोटल लॉसेज कितना है 45.5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा और ये आपका होगा 42, ये आपका क्या होगा 42 वाट। अब आपको आउटपुट पावर पता है और ये आपका आउटपुट पावर आपका पता है और इनपुट पावर भी आपका पता है, तो इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। तो इन आपका इफिशियंसी एट लोड आपका क्या होगा, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितना आया है 42 और इनपुट पावर ऑफ द मशीन एट आपका लोड कितना है 87.5, 87.5। इसको आपका परसेंटेज में अगर आपका निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा 48%। यानी जब मशीन आपका लोडेड होगा उस केस में इफिशियंसी ऑफ द मशीन आपका क्या होगा 48%। यानी इसका करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग आपका देखें तो ये आपका क्या होगा 48 का ए, ये आपका क्या होगा 48 का ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 400 बाई 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज सप्लाई। एक आपका क्या है ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर जिसमें ईएमएफ का जो रेशियो है यानी E1 बाई E2 ये आपका दिया है 400 बाई 230। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 400 बाई 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी आपका क्या है 50, इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज सप्लाई। जिसमें आपका क्या कह रहा है लो वोल्टेज आपका वाइंडिंग जो है, लो वोल्टेज वाइंडिंग ये आपका कनेक्टेड है किससे 25 हर्ट्ज सप्लाई से। In order to keep the magnetizing current at the same level in both the cases, आपका क्या है in order to keep magnetizing current, तो magnetizing current को हम लोग डिनोट करते हैं I म्यू से, और magnetizing current में कोई चेंजेज आपका नहीं हो, यानी I म्यू आपका क्या है कांस्टेंट, I म्यू कह रहा in order to keep the magnetization current at the same level in both the cases the voltage at 25 हर्ट्ज शुड बी। यानी आपका 25 हर्ट्ज, तो ये आपका क्या होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग का आपसे कह रहा है कि वोल्टेज क्या होगा आपको बताना है। द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग आपका जो है उस केस में आपका क्या होगा लो आपका जो है वोल्टेज वाइंडिंग ये आपको बताना है क्या होगा एट 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो हम लोग आपका जो है अगर आपका ट्रांसफार्मर में इक्वेशन अगर आप देखें तो ईएमएफ इक्वेशन हम लोग आपका जो है लेते हैं वो आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हम लोग लिख सकते हैं कि वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके फ्लक्स के। ये आपका हमने क्या कहा वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स के, या आप जो है दूसरे तरह से
मैंने अभी आपका क्या कहा कि अगर आप ईएमएफ इक्वेशन देखें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर क्या होता है 4.44 एफ फाई मैक्सिमम और नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ईएमएफ आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू फ्लक्स के। यहां आपसे क्या कह रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट आपका क्या है कांस्टेंट है, और मैग्नेटाइजिंग करंट आपका कांस्टेंट है, दैट मींस आपका फ्लक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां पर आपका क्या कह सकते हैं कि आई म्यू आपका कांस्टेंट है, दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि फाई आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। और जब आपका फाई कांस्टेंट होगा तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फ्रीक्वेंसी के। अब आपसे कह रहा है कि आपका यहां पर देखिए कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपका कनेक्ट कर रहे हैं किससे 25 हर्ट्ज से। तो इनिशियली आपका देखिए ये आपका ईएमएफ इंड्यूस है जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग किधर है, ये आपका सेकेंडरी की तरफ, और ये आपका ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी कितना है 50। अब आपसे कह रहा है कि जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को 25 हर्ट्ज से कनेक्ट कर देंगे तो उसका ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। तो अगर हम लोग आपका यहां पर लिखें तो यहां क्या कहे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के, यानी अगर आपका ईएमएफ एट आपका 50 हर्ट्ज अपॉन ईएमएफ एट 25 हर्ट्ज अगर लिखें तो ये आपका इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज अपॉन फ्रीक्वेंसी एट 25 हर्ट्ज, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखें ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ईएमएफ एट 50 हर्ट्ज और आपका ये कनेक्शन किधर हो रहा है लो वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड आपका जो है इसमें क्या है 230, ये आपका 230, हमें आपका 25 पर क्या होगा ईएमएफ ये पता नहीं है जो हमें निकालना है, और फ्रीक्वेंसी तो 50 और इसका क्या है 25। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ईएमएफ एट आपका 25 हर्ट्ज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको आपका इस साइड कर देते हैं, और ये आपका देखिए 25 दूना 50 यानी 2, इसको आप इस साइड करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या होगा 230/2, यानी आपका क्या होगा 115 वोल्ट। मतलब अगर आपका यहाँ ट्रांसफार्मर देखें, हमने कहा क्वेश्चन में आपका सिंपली क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये आपका क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ 400/230 है और फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है। इसी ट्रांसफार्मर का जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है यानी सेकेंडरी 25 हर्ट्ज से कनेक्ट कर देते हैं, और जब आप 25 हर्ट्ज से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में कह रहा है कि आप बताइए ईएमएफ इंड्यूस्ड एट लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होगा। तो हमने यहां पर क्या कहा, क्या देख रहे हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि यहां पर एक आपका जो है टर्म मेंशन है और वो क्या है म्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका कांस्टेंट है, और म्यू आपका कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, और जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा दैट मींस जब आप 25 हर्ट्ज से आपका कनेक्ट करेंगे तो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा 115 वोल्ट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, ये आपका क्या होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन, आपका एक क्या है ट्रांसफार्मर दिया होगा, और 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, एक ट्रांसफार्मर है जिसका फ्रीक्वेंसी जब आपका 50 हर्ट्ज है तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस आपका इक्वल है एट रेटेड, आपका इक्वल एट रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज, ये आपका क्या है रेटेड जब आपका एक्साइटेशन है तब आपका है। अब कह रहा है कि इसी ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका ऑपरेट कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी पर 45 हर्ट्ज पर, और हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज, एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो मान लीजिए
हम लोग आपका क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, जब आपका रेटेड वोल्टेज यानी रेटेड एक्साइटेशन पर आपका ऑपरेट करते हैं तो इस केस में इसका जो आपका आयरन लॉस और हिस्ट्रेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेज आपका क्या है, सेम है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी आपका 45 हो जाए और आपका एक्साइटेशन 90% ऑफ रेटेड वैल्यू, तो हम लोग आपका मान लेते हैं कि रेटेड वोल्टेज जो है, ये आपका रेटेड वोल्टेज जो है ये आपका है V। रेटेड वोल्टेज क्या है, V। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी आपका 45 करते हैं और रेटेड वोल्टेज 90% करते हैं, यानी वोल्टेज आपका जो है वो आपका कितना हो रहा है, 90% ऑफ द रेटेड वोल्टेज, यानी ये V है तो ये आपका हो जा रहा है 0.9 V। कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट, रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट पर आपको कंपेयर करना है द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन क्या होगा। आपको क्या करना है, कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन क्या होगा। तो एक चीज आप यहां पर देखिए, क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जब 50 हर्ट्ज आपका सप्लाई है और इसको रेटेड वोल्टेज पर आपका ऑपरेट करते हैं, तो उस केस में हिस्ट्रेसिस और आपका एडी करंट लॉस सेम है और आयरन लॉस आपका क्या होता है, तो आयरन लॉस आपका जो है सम होता है हिस्ट्रेसिस प्लस एडी करंट लॉस, हिस्ट्रेसिस प्लस एडी करंट लॉस। तो यहां आपसे क्या कह रहा है कि कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए कि आपका जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो अगर आपका यहां पर देखें तो हिस्ट्रेसिस और एडी करंट आपका बराबर है, यानी कोई आपका एक टर्म में लिख देता हूं कि आयरन लॉस आपका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किससे, हिस्ट्रेसिस लॉस से, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि जब फ्रीक्वेंसी 45 और वोल्टेज आपका जो रेटेड है उसको कर देते हैं 0.9 यानी 90% ऑफ द रेटेड वोल्टेज, तो उस केस में आपका आयरन लॉसेस आपका क्या होगा। और इसमें आपको कंपेयर करने का है, कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कोर लॉस आपका पता होगा, तभी हम लोग आपका फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहां पर लॉसेज पर आपका बात करते हैं। तो लॉसेज हमने आपका कहा कि आयरन लॉसेज आपका क्या होता है, सम ऑफ हिस्ट्रेसिस लॉस प्लस आपका एडी करंट लॉस। तो हिस्ट्रेसिस लॉस अगर आपका देखें तो हम लोग आपका जो है इससे पहले आपका देखे थे कि हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है कि स्टैंडर्ड कांस्टेंट बी मैक्सिमम पे पावर आपका 1.6 एफ आपका भी, यानी हिस्ट्रेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बी मैक्सिमम पे पावर 1.6 आपका एफ। जबकि एडी करंट लॉस आपका हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका क्या होता है, एडी करंट कोफिशिएंट बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर भी और टी स्क्वायर, ये आपका टी स्क्वायर, यानी एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए कि आपको जो वैल्यू आपका चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ईएमएफ यानी कि आपका एक्साइटेशन या वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो अब आपका यहां पर हम लोगों को इसको देखना है। तो हम लोग आपका जो है जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो 4.44 एफ 5 मैक्सिमम आपका एन, यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, इसको आपका जो है यहां पर आपका इसको फर्दर लिखेंगे तो 4.4 एफ और 5 आपका क्या होता है, तो 5 मैक्सिमम इक्वल टू होगा बी मैक्सिमम इंटू ए, ये आपका क्या होगा बी मैक्सिमम इंटू ए इंटू आपका एन। यानी हम लोग आपका लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, एफ इंटू बी मैक्सिमम के, एफ इंटू बी मैक्सिमम के। यानी हम लोग यहां पर अगर आपका लिखें तो अगर बी मैक्सिमम आपका लिखें तो बी मैक्सिमम हम लोग आपका लिख सकते हैं ईएमएफ अपॉन एफ,
ये आपका क्या होगा EMF अपॉन F, EMF अपॉन F। अब हम लोग आपका हिस्टैरिसीस और एडी करंट, क्योंकि आपका देखिए ये जो आपका लॉसेज है वो किस टर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, जबकि हमें आपका जो है दिया क्या है, चेंज आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन और फ्रीक्वेंसी। तो हमें उसी टर्म में तभी आप इसको पता कर सकते हैं कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज में क्या चेंजेज हो रहा है जब फ्रीक्वेंसी और एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस आपका देखें तो हम लोग लिख सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर देखिए हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, बी मैक्सिमम पे पावर 1.6 इंटू एफ, और अभी हम लोग निकाले हैं कि बी मैक्सिमम आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, ईएमएफ अपॉन एफ। मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बी मैक्सिमम की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं ईएमएफ अपॉन एफ, ईएमएफ अपॉन एफ पे पावर आपका 1.6 इंटू आपका एफ, यानी यहां आप लिख सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा ईएमएफ पे पावर 1.6, ईएमएफ पे पावर 1.6, और ये आपका होगा तो एफ पे पावर माइनस 0.6, ये आपका क्या होगा एफ पे पावर माइनस 0.6, ये आपका हम लोग निकाल लिए। इसी तरह से अगर आप एडी करंट आपका लॉस लिखें तो एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो बी मैक्सिमम के जगह पर ईएमएफ अपॉन आपका एफ का स्क्वायर इनटू आपका एफ स्क्वायर। तो यहां आपका लिख सकते हैं कि ये आपका जो है एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, ईएमएफ का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए कि एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोग आपका क्या देख रहे हैं कि एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटेशन, आपका एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटेशन आपका जब रेटेड फ्रीक्वेंसी कितना है, तो रेटेड फ्रीक्वेंसी आपका जो है यहां पर आपका लिख सकते हैं कि एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एफ एंड एक्साइटेशन। अब आप एक्साइटेशन यहां पर आपका क्या ले रहे हैं, भी लिए हैं हम, तो एक्साइटेशन भी यहां पर अगर आप लिखें तो हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वी पे पावर 1.6 और एफ पे पावर माइनस 0.6। जबकि एडी आपका एडी करंट लॉस आपका लिखें तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वी स्क्वायर। ये कब आपका है, रेटेड आपका है, ये आपका रेटेड, मैं सब्सक्रिप्ट आपका डाल देता हूं कि ये आपका रेटेड पर है। अब आपका जब हमें निकालना है कब, कि जब आप फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज कर देते हैं और वोल्टेज 0.9 भी कर देते हैं, उस समय आपका जो है क्या होगा। तो हम लोग आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एट फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज एंड 0.9 वोल्ट एक्साइटेशन। तो अगर आपका यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस अगर आप लिखें तो हिस्टैरिसीस लॉस में यहां पर आपका जो है चेंज आपका लिख देता हूं कि आपका क्या होता रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका रिड्यूस हो रहा है और एक्साइटेशन भी, तो मैं आपका यहां पर लिख देता हूं एट आपका रिड्यूस्ड वैल्यू, ये आपका रिड्यूस्ड पर लिख देता हूं, ये आपका रिड्यूस्ड पर। तो हिस्टैरिसीस लॉस आपका जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ईएमएफ पे पावर 1.6। तो इस केस में ईएमएफ कितना है, 0.9 पे आपका जो है 0.9 वी पे पावर आपका 1.6, और फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका जो है ये आपका नहीं डाले हैं, रेटेड आपका फ्रीक्वेंसी एफ, और ये एफ किसके बराबर है, 50 हर्ट्ज के, एफ आपका किसके बराबर है, 50 हर्ट्ज के, 50 हर्ट्ज के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस आपका रेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पे पावर 1.6 इंटू 50 पे पावर
आपका -0.6, जबकि एडी करेंट लॉस आपका जो है एट रेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा V²। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिड्यूस पर हमने लिखा 0.9 V पे पावर 1.6 और फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग कर रहे हैं 45, ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या है 45 पे पावर -0.6। ये आपका हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करेंट लॉस आपका रिड्यूस क्या होगा, रिड्यूस एडी करेंट आपका जो है लॉस आपका रिड्यूस क्या होगा, तो ये आपका हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, V²। तो अब आपका जो V है वो कितना है 0.9 V, तो 0.9 V का आपका स्क्वायर। अब हम लोग आपका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस रेटेड अपॉन हिस्टैरिसीस लॉस आपका जो है रिड्यूस इक्वल टू आपका अगर हम लोग लिखें तो हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका जो है इसको आपका देखें तो ये आपका होगा V पे पावर, यानी कि V पे पावर 1.6 इंटू आपका 50 पे पावर -0.6, V पे पावर आपका 1.6 इंटू 50 पे पावर -0.6 अपॉन इसका आपका क्या होगा, तो रिड्यूस पर हम लोग आपका निकाले हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस है 0.9 V पे पावर 1.6, 0.9 V पे पावर आपका 1.6 और फ्रीक्वेंसी क्या होगा 45 पे पावर -0.6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो यहाँ से हमें आपका क्या मिल जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस आपका मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, हिस्टैरिसीस लॉस आपका रिड्यूस जो है वो आपका इक्वल टू होगा किसके, हिस्टैरिसीस लॉस आपका रिड्यूस जो है वह आपका इक्वल टू होता है 0.793 किसके, आपका रेटेड के, ये आपका रेटेड के। ठीक है, तो ये आपका हिस्टैरिसीस लॉस आपका रिड्यूस निकाल लिए। अब आपका जो है हम लोग एडी करेंट लॉसेज आपका निकाल लेते हैं। तो एडी करेंट आपका जो है, एडी करेंट आपका रेटेड अपॉन एडी करेंट आपका रिड्यूस्ड, इसको अगर आप निकालें तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका देखिए एडी करेंट आपका जो है वो आपका रेटेड पर है V², ये आपका है V², और इस पे आपका रिड्यूस पर क्या है, तो रिड्यूस पर एडी करेंट आपका जो है 0.9 V², ये आपका है 0.9 V², सॉरी 0.9 का होल V²। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका एडी करंट रिड्यूस्ड मिल जाएगा, एडी करंट आपका रिड्यूस्ड मिल जाएगा। तो एडी करंट रिड्यूस्ड आपका अगर निकालें तो ये आपका होता है 0.81 इंटू आपका एडी करंट रेटेड, ये आपका एडी करंट रेटेड। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखिए कि अगर इसका वैल्यू निकाल लें तो देखिए जब रेटेड आपका वैल्यू था तो वहां पर आपका क्या दिया है कि अगर आप यहां पर देखें तो हम लोग आपका क्या लिखे थे कि यहां पर आपका हिस्टैरिसीस लॉस आपका WH लिए हैं और आपका एडी करंट लॉस आपका WE लिए हैं, तो ये आपका क्या है रेटेड पर है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहां पर वैल्यू लिखें तो आपका ये आपका क्या होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस आपका रिड्यूस जो है ये आपका लिख सकते हैं 0.793 WH। ठीक है, इसी तरह से एडी करंट रिड्यूस अगर आपका लिखें तो ये 0.81 WE। अब आपका हम लोग आयरन लॉस लिखते हैं, तो आयरन लॉस आपका लिखें तो आयरन लॉस क्या होता है WH प्लस WE। तो WH आपका जो है कितना आया है, तो WH आया है 0.793 WH, 0.793 WH। ये आपका क्या है रिड्यूस पर निकाल रहे हैं, ये आपका रिड्यूस पर निकाल रहे हैं, आयरन लॉस रिड्यूस पर, प्लस एडी करेंट लॉस क्या है 0.81 WE, जब 0.81 WE जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल टू आएगा किसके 1.603
3। अब आप यहाँ पर देखिए WH और WE क्या है, दोनों बराबर है क्योंकि रेटेड पर वैल्यू है आपका इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या किया कि दोनों को आपका जो है WH कर दिया, तो ये आपका क्या होगा WH। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर रेटेड आपका जो है फ्रीक्वेंसी और एक्साइटेशन पर ऑपरेट कर रहा था तो उसका आयरन लॉस किसके बराबर था, तो आयरन लॉस जब आपका रेटेड पर ऑपरेट कर रहा था उस केस में आपका इसका वैल्यू इक्वल टू था ट्वाइस ऑफ आपका हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन जब वोल्टेज को आप 0.9 भी आपका कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी 45, तो उस केस में जो आपका आयरन लॉसेज है वो आपका रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर वैल्यू कितना आ रहा है 1.603 WH, 1.603 WH। अब कितना चेंज हो रहा है आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन आपका आर रिड्यूस बाई 10%, आर रिड्यूस बाई 90%। तो कोर लॉस तो आपका रिड्यूस हो रहा है, ये देख चुके हैं कि अगर आपका रेटेड पर था तो कोर लॉस आपका क्या था 2 टाइम्स ऑफ आपका WH। लेकिन जब आपका फ्रीक्वेंसी और एक्साइटेशन दोनों रिड्यूस कर रहे हैं तो कोर लॉस रिड्यूस हो रहा है और उसका वैल्यू आपका क्या है 1.603 WH। अब कितना परसेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये अगर आपका हम लोग लिखें तो परसेंटेज रिडक्शन इन कोर लॉस, ये आपका कोर लॉस, ये आपका क्या होगा, तो देखिए पहले आपका जो है WI रेटेड माइनस WI रिड्यूस अपॉन WI रेटेड इनटू 100। तो WI रेटेड क्या है 2 टाइम्स ऑफ आपका WH माइनस WI रिड्यूस क्या है, तो ये आपका है 1.603 WH और WI रेटेड आपका क्या है 2 WI, ये आपका क्या होगा 2 WI, सॉरी WI कर रहे हैं, ये आपका हम लोग WH आपका ले रहे हैं ना, तो ये आपका क्या होगा WH इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह अप्रॉक्सीमेटली 19% आएगा। मतलब अगर आप ट्रांसफार्मर का एक्साइटेशन आपका चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी आपका चेंज करते हैं तो उस केस में कोर लॉस में आपका क्या होगा, यानी आयरन लॉस में रिडक्शन होगा वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा किसके 19% के। तो ये आपका क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 19% के, यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बी, ये आपका क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉन ओनली इफ यू नो। फेजर डायग्राम आपका जो है ट्रांसफार्मर का अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन नीड आपका होगा। तो फर्स्ट कह रहा है इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो ये आपको चाहिए। ट्रांसफार्मर का पैरामीटर प्राइमरी और सेकेंडरी का होगा वो और आपको पता होगा तभी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपका है लोड करंट, ये भी आपका चाहिए। लोड का करंट आपका क्या है, यानी सेकेंडरी, क्योंकि लोड आपका कनेक्ट करते हैं किधर सेकेंडरी के तरफ, तो लोड का करंट। पावर फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए तभी आप ड्रॉ करेंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव। यानी अगर आपको फेजर डायग्राम ऑफ आपका ट्रांसफार्मर ड्रॉ करना है तो उस केस में आपको इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, लोड करंट और पावर फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा डी। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है मैच द मशीन कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन लिस्ट 1 with the corresponding quantities given in list 2। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, भी कर्व, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और इन्वर्टेड भी कर्व। तो हम लोग अभी आपका जो है इसमें क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो भी कर्व और इन्वर्टेड भी कर्व आपका ड्रॉ किए थे। तो भी कर्व किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, तो आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट। तो भी कर्व आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, तो ये आपका क्या होगा बी का 4। नेक्स्ट
इन्वर्टेड वी कर्व हम लोग देखे थे, ये किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, तो पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करेंट। तो पावर फैक्टर वर्सेस ये आपका क्या है, फील्ड करेंट, यानी ये 1। नेक्स्ट आपका जो है हम लोग देखें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका किस में ड्रॉ करते हैं, तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ और फील्ड करंट। तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका मशीन का जनरेटेड ईएमएफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, वर्सेस फील्ड करंट, यानी आपका ये आपका क्या होगा, तीसरा, ये आपका थर्ड। अब जब ये सबका आपका मार्क कर लिए तो रेस्ट आपका क्या बचा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका क्या होगा, 2, ये आपका होगा 2। यानी अगर आप इसका करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करें तो क्या होगा, 3 4 2 1। अब ये आपका कौन सा हो रहा है, तो 3 4 2 1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि अ 50 हर्ट्ज 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर हैज इंडक्टेंस पर फेज ऑफ 15 मिली हेनरी। क्या कह रहा है कि अ 50 हर्ट्ज 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर दिया है, सिंक्रोनस जनरेटर जिसका फ्रीक्वेंसी आपका है 50। A 50 Hz 3 phase synchronous generator has inductance per phase, inductance आपका पर फेज दिया है 15 मिली हेनरी। द कैपेसिटेंस ऑफ जनरेटर एंड सर्किट ब्रेकर, कैपेसिटर जो है वो आपका है 0.002 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो हम लोग जानते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन आपका क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो ये अगर आपका देखें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन Fn इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, जहां Fn आपका क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो यहाँ आप वैल्यू आप रखें तो यहाँ पर सारी चीजें आपको पता है, 1/2 पाई क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका मेंशन है। L आपका कितना है, 15 मिली हेनरी, 15 इंटू 10⁻³ और C का वैल्यू आपका क्या है, तो ये है 0.002 माइक्रोफैराड, 0.002 माइक्रो यानी 10⁻⁶। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 29 किलो हर्ट्ज आएगा, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 29 किलो हर्ट्ज, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। ये आपका क्या होगा, ए करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कि if rated DC voltage is applied instead of AC to the primary of a transformer, then secondary of transformer will burn। दूसरा आपका है primary of the transformer will burn। जब आप ट्रांसफार्मर के आपका क्या कर रहा है, प्राइमरी में कर रहा है, if rated DC voltage is applied instead of AC to the primary, जब आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में रेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंस्टीड ऑफ आपका एसी, तो उस केस में होगा क्या, जब आप एसी वोल्टेज आपका अप्लाई करेंगे तो उस केस में इंडक्टर जो है यानी कि प्राइमरी का जो कॉइल है वो आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और जब आपका, क्योंकि डीसी में आपका इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, आपका शॉर्ट सर्किट की तरह, और जब शॉर्ट सर्किट की तरह होगा तो उस केस में आपका जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वाइंडिंग में वो तो होगा नहीं, और जब आपका होगा नहीं तो उस केस में जो आपका करंट ड्रॉ होगा वो आपका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जब करंट आपका ज्यादा होगा तो प्राइमरी का वाइंडिंग आपका हीटअप होगा और वो आपका बर्न हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अगर डीसी सप्लाई आपका करते हैं तो ड्यू टू देयर आपका जो है हेवी करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग आपका क्या होगा, बर्न हो जाएगा, मतलब प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन 50 kVA 11 kV बाई 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर, आपका एक ट्रांसफार्मर दिया है जिसका रेटिंग आपको मेंशन है, रेटिंग आपका है 50 kVA,
और ईएमएफ का जो रेशियो आपका दिया है E1 बाई E2 ये आपका है 11 kV बाई 400 वोल्ट। द आयरन एंड कॉपर लॉसेज आर 500 वाट एंड 600 वाट। आपसे क्या कह रहा है कि आयरन लॉसेज जो है वो आपका है 500 वाट और कॉपर लॉसेज जो है वो आपका 600 वाट है। अंडर रेटेड कंडीशन, ये जो आपका लॉसेज है ये रेटेड कंडीशन आपसे कह रहा है द इफिशियंसी ऑन यूनिटी पावर फैक्टर एट फुल लोड विल बी। इफिशियंसी आपका क्या होगा ऑन यूनिटी पावर फैक्टर एट फुल लोड। आपसे क्या कह रहा है कि इफिशियंसी आपको बताना है कब, एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर फुल लोड पर, फुल लोड पर। तो हम लोग आपका जानते हैं इफिशियंसी क्या होता है। अगर आपका इफिशियंसी लिखें तो इफिशियंसी आपका होता है केवीए रेटिंग इंटू कॉस फाई अपॉन, ये आपका फुल लोड पर है तो केवीए इंटू कॉस फाई प्लस आपका आयरन लॉस प्लस आपका कॉपर लॉस, ये आपका कॉपर लॉस। अगर आपका परसेंटेज में पूछता है तो यहां पर हम लोग आपका क्या करेंगे, ये आपका परसेंटेज में है तो ये आपका हम लोग मल्टीप्लाई 100 आपका करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई 100। तो केवीए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, केवीए कितना है 50, तो ये 50 इंटू 10 टू पावर 3, पावर फैक्टर कितना है यूनिटी अपॉन 50 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू कॉस फाई 1 प्लस आयरन लॉस आपका क्वेश्चन में दिया है 500, ये आपका 500 और कॉपर लॉस है 600 इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड आपको मिल जाएगा, इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड आपको मिल जाएगा। और ये आपका इक्वल टू होगा, इसको जब आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा, ये आपका होगा 97.85, ये आपका होगा 97.85, ठीक है। यानी इसका अगर करेक्ट आपका ऑप्शन हम लोग देखें तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 97.85 यानी 82 का आपका क्या होगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3000 बाई 300 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका ईएमएफ आपको दिया है कि E1 बाई E2 ये आपका इक्वल टू है 3300 बाई 300 वोल्ट। सिंगल 300 बाई 300 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव्स 0.6 एम्पियर एंड 60 वाट एज अमीटर एंड वाटमीटर रीडिंग व्हेन सप्लाई इज गिवन टू लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन। क्या कह रहा है कि जब आपका सप्लाई हम लोग आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग को दिए हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग आपका ओपन है, उस समय जो अमीटर और वाटमीटर यानी कि करंट का जो रीडिंग है, तो अब आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में जब आपका हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट आपका करते हैं तो उस केस में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन करते हैं और आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। तो यहाँ आपका जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि एट नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट हम लोग आपका क्या करते हैं, प्राइमरी को आपका प्राइमरी नहीं कहिए, आपका क्या कह रहा है लो वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखते हैं। तो उस केस में आपसे क्या कह रहा है कि जो करंट आपका ड्रॉ हो रहा है वो 0.6 है। तो नो लोड टेस्ट पर जो करंट आपका ड्रॉ होता है वो नो लोड आपका करंट होता है, और उस समय जो आपका पावर लॉस आपका होता है यानी ट्रांसफार्मर जब आपका नो लोड पर होगा उस समय जो भी आपका पावर का लॉस होगा वो सब आपका क्या होता है, नो लोड आपका पावर लॉस जो इक्वल टू होता है आयरन लॉस के, या आप कह सकते हैं नो लोड इनपुट पावर।
तो नो लोड इनपुट पावर मैं W नॉट आपका लिख रहा हूं और ये आपका नो लोड इनपुट पावर कितना होगा 60, ये आपका 60। अब आपसे कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करेंट इज, आपको पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करेंट आपका क्या होगा, यानी कॉस फाई नॉट आपको बताना है क्या होगा। तो हम आपका जो है कहे कि जब आपका नो लोड टेस्ट आपका करते हैं तो जो नो लोड इनपुट पावर आपका ड्रॉ होता है वो आपका इक्वल टू होता है कितना, तो ये आपका नो लोड इनपुट पावर आपका। अब यहां पर देखिए नो लोड टेस्ट आपका किधर होता है, लो वोल्टेज साइड के क्रॉस आपका सप्लाई देते हैं और हाई वोल्टेज आपका ओपन रहता है। तो लो वोल्टेज साइड आपका जो है यहां पर आपका किधर है, ये आपका सेकेंडरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है। तो ये आपका जो है यहां पर हम लोग लो वोल्टेज साइड आपका जो है यहां पर लिखेंगे VOC I नॉट कॉस फाई नॉट। तो W नॉट कितना है 60 और हम लोग आपका टेस्ट किधर कर रहे हैं लो वोल्टेज साइड, तो ये आपका क्या होगा VOC होगा, ठीक है, ये आपका VOC यानी ये आपका 300 I नॉट आपका 0.6 है, कॉस फाई नॉट हमें निकालना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कॉस फाई नॉट, ये आपका क्या होगा कॉस फाई नॉट मिल जाएगा। और जब ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा 0.33, यानी आपका जो है पावर फैक्टर एट नो लोड या आपका जो है नो लोड टेस्ट बाय द ट्रांसफार्मर कितना होगा 0.33, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन इसका C, ये आपका C होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कह रहा है टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेजेस बट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल फॉर सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग। अगर दो ट्रांसफार्मर आपका पैरेलल में कनेक्टेड हो और उसमें आपका लोड शेयरिंग आपका प्रॉपर हो रहा है, तो अगर दो आपका ट्रांसफार्मर पैरेलल में आपका प्रॉपरली कनेक्टेड है तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला कि वोल्टेज का रेशियो सेम होना चाहिए, सेकेंड पर यूनिट इंपीडेंस सेम होना चाहिए, थर्ड X/R का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है इंपीडेंसेज मस्ट बी इक्वल, मैंने यहां इंपीडेंस नहीं कहा, हमने कहा वोल्टेज का रेशियो सेम होना चाहिए। दूसरा पर यूनिट इंपीडेंसेज मस्ट बी इक्वल, तो हमने कहा पर यूनिट इंपीडेंसेज क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंसेज आपका जो है इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपका पर यूनिट इंपीडेंसेज एंड X/R रेशियो मस्ट बी इक्वल। तो हमने यहां पर क्या कहा कि इफ एनी ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल विल ऑपरेट सैटिस्फैक्टरी देन दे मस्ट सैटिस्फाई फर्स्ट वोल्टेज रेशियो सेम, पर यूनिट इंपीडेंस सेम, थर्ड आपका क्या होगा आपका X/R का रेशियो सेम, यानी आपका क्या होगा पर यूनिट इंपीडेंस और X/R, यानी ये आपका क्या होगा 84 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा C, ये आपका 84 का करेक्ट ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कह रहा है द आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी मोटर इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो डीसी मोटर में जो आपका बैक ईएमएफ आपका डेवलप होता है जो अभी हम लोग आपका देख चुके हैं, ईवी क्या होता है V माइनस IaRa। अब आप देख सकते हैं कितना आपका सिंपल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सारे आपको डिराइव नहीं करने, ऑलरेडी आपको पता रहता है कि ये आपका होगा क्या, वहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है आर्मेचर करंट निकालना है तो आप यहां पर Ia इक्वल टू आपका क्या लिखेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं तो ये V माइनस EV अपॉन आपका RA, V माइनस EV अपॉन RA, यानी आर्मेचर करंट का आपका जो है फॉर्मूला क्या होगा Ia इक्वल टू V माइनस EV अपॉन RA, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्पीड एट विच ऑफ 6 पोल अल्टरनेटर शुड बी ड्रिवन टू जनरेट 50 साइकिल पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि एक अल्टरनेटर है जिसमें आपका पोल 6 है और आपका 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी आपका क्या है 50। आपसे कह रहा है कि स्पीड बताइए, तो NS आपका क्या होगा 120F/P, ये आपका 120F/P, तो 120F कितना है 50 और P का वैल्यू कितना है 6, तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा 6 दूना 12,
ये आपका हो जाएगा 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। ठीक है, तो यहां आपका क्या है, इसका 86 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। ठीक है, तो एचपीएससी लेक्चरर में अगर आपका पेपर देखें तो आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन से। अब आपका जो है पेपर अगर प्रीवियस ईयर का जो एचपीएससी आपका 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें आपका 100 क्वेश्चन आपका थे, जो आपका 100 क्वेश्चन का ही पैटर्न है। ठीक है, जिसमें 23 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे हुए थे, यानी 23% आप एक सब्जेक्ट को अगर आपका जो है अगर बेहतर कर लेते हैं तो वहां से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो है किसी तरह के कोई क्वेरी आपका होता है तो आप जो है हमसे कमेंट करके आपका कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एचपीएससी लेक्चरर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आपका ज्वाइन करके यहाँ पर आपका जो है एक एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी, जिससे कि आप अपने जो है गोल को अचीव कर सकते हैं। क्लासेज आपका स्टार्ट हो चुकी है, आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।